हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विथ नम्रता पांडे। और ये जो आपका अभ्यास है यानी कि प्रैक्टिस सेट है, ये आप देख ही रहे हैं कौन सा प्रश्न किस ईयर में पूछा गया है। सीटेट पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए लाभदायक है। कल का टॉपिक मैंने बाल विकास के सिद्धांत को कंप्लीट किया था, प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, और बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें कि आंतरिक कारक, बाह्य कारक थे। और आंतरिक कारक में आपने 5 पढ़ा था, बाह्य कारक में आपने 4 पढ़ा था। तो उसी पर आधारित आपको सारे प्रश्न मिलेंगे। सीडीपी का क्लास चल रहा है, सीटेट सीडीपी का, और मैंने पूरा सिलेबस पहले वीडियो में आपको कंप्लीट कराया है। उसके बाद एक एक टॉपिक कंप्लीट करा रही हूँ, उस पर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा रही हूँ। आप लोगों में से अगर किसी को ये बात पता नहीं है तो आप लोग इस बात को जान लीजिए। और अगर आपको पीछे का पूरा क्लास देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, आपको बाल विकास का प्लेलिस्ट ही मिल जाएगा, सामाजिक अध्ययन का भी मिल जाएगा। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं, सिर्फ प्रश्न उत्तर बनाते चलेंगे आज, क्योंकि समझा दिया है मैंने कल के ही क्लास में। देखेंगे आप निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। आलोचना आप समझ रहे हैं अच्छे तरह से कि आलोचना क्या है। और ये प्रश्न जो है पूछा गया है 2013 में। तो आलोचना मतलब कि एक प्रकार से निंदा करना। तो बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्वान रहती है। ये सब पहला ही इसका आंसर हो जाएगा कि बहुबुद्धि जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिभाएं नहीं है। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं, बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को उनके रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है कि उनको किसके तरफ रुझान है, वो क्या सीखना, क्या जानना चाहते हैं। ये व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। ये अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता है। ये सब आलोचना नहीं है, ये एक सत्य चीज़ है। लेकिन ये जो पहला नंबर आपका है ये आलोचना है। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किस योग्य बनाती है, ये समझना है। तो मानव बुद्धि एवं विकास की समझ, तो यहाँ आपने इसको कल पढ़ा है। देखेंगे यहाँ निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास में शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने में, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, और शिक्षार्थियों को यह बताने में कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो महत्वपूर्ण क्या है, विविध शिक्षार्थियों में यानी विभिन्न तरह के शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में जो स्पष्टता है, क्योंकि आप ये समझ चुके हैं कि व्यक्ति या बालक एक जैसा नहीं होता है, भिन्न भिन्न तरीके के होते हैं। तो अगर बुद्धि और विकास की समझ शिक्षकों के अंदर हो जाती है तो वो ये बुद्धि विकास यानी कि शिक्षक के बुद्धि विकास नहीं, यानी कि शिक्षक के अंदर ये समझ हो जाए कि शिक्षार्थी का बुद्धि और विकास किस तरह का है, तो फिर वो अलग अलग तरीके के विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता हासिल कर सकते हैं और उनको उनके अनुकूल बता सकते हैं। तीसरे नंबर प्रश्न पर आते हैं। इस प्रश्न को गंभीरता से समझिएगा। ये कह रहा है, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित है। अगर ये सब आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप ये समझिएगा विकास के किन सिद्धांतों के साथ संबंधित है। इस तरह के प्रश्नों को सबसे पहले इजी रूप में देखिएगा कि विकास का सिद्धांत इसमें कुछ मिलता जुलता है क्या। तो यह है विकास के निम्नलिखित किस सिद्धांतों के साथ संबंधित है। तो विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, ये आपका इस तरह से उत्तर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहूँगी कि ये संकल्पना जब आए तो संकल्पना ही हो गया आपका धारणा, जिसको कि आप लोग कहते हैं कॉन्सेप्ट। तो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा है डिटेल में, जिसके अंतर्गत ये विकास की जो अवधारणाएं आपने पढ़ी है उसी में आया है कि विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। तो कुल मिलाकर आपका 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा। आप लोगों में से जिन्होंने देखा वो संकल्पनाओं का मतलब उन्होंने समझ लिया, लेकिन जो शुरू से नहीं देखे हैं तो उनको इस तरह से प्रश्न तोड़कर भी आंसर दे सकते हैं वो। बढ़ते हैं आगे। ये है आपके प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो इसको आपने कल का वीडियो जिन्होंने देखा है वो बिल्कुल अपने मन से ही बना लिए होंगे। और आप लोगों में से कौन कितना सही करते हैं ज़रूर कमेंट किया करिए। काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास आपका चल रहा है अभी। तो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। अगर रहता कि है तो ये होता, लेकिन ये यहाँ पर दे दिया है कि नहीं है, तो ये है ही नहीं। सभी की विकास दर समान नहीं होती है, ये सही बात है। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ये देखेंगे विकास हमेशा रेखीय होता है। हमने कल बताया है कि सिर्फ रेखीय नहीं बल्कि ये स्पाइरल भी होता है इस तरह से, और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, जबकि है। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो आपका हो जाएगा 4 का 2। और अगला है आपका, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है।
किस चीज़ में। अगर शिक्षक बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझ चुके हैं, बच्चे का जो विकास है किस तरीके से हो रहा है, उसको शारीरिक विकास में दिक्कत है या मानसिक विकास में दिक्कत है, अगर शिक्षक किसी विद्यार्थी के इस सिद्धांत को समझ लेते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि। तो आर्थिक से उनको मतलब नहीं होता है, अगर सर्वाधिक भी पूछे या कुछ भी पूछे तो आर्थिक ठीक है, आर्थिक एक तरह की बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या था, आपने पाठ्यक्रम के बारे में समझा था। तो यहाँ दूसरा देखेंगे शिक्षार्थियों को क्या पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, ये आपको कंफ्यूज कर देगा क्योंकि पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ आपने पढ़ा था। लेकिन जब आप NCF 2005 पढ़ेंगे तो उसमें आपने पढ़ा है या पढ़ेंगे, जब मैं बताऊँगी इसी टॉपिक के अंतर्गत आपको समझना है। तो उसमें क्या था कि आजकल शिक्षा को सिर्फ स्कूली शिक्षा के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाता है, यानी विभिन्न तरह की शैलियों अधिगम को प्रभावित करने वाली शिक्षा होती है। तो तीसरा नंबर आपका अधिक महत्वपूर्ण है कि शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला है आपका विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली यानी निरंतर चलने वाली है, तो ये निरंतर का सिद्धांत है, निरंतरता का सिद्धांत। और यह प्रश्न सीटेट 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर रुकना है। अनुक्रमिकता यानी कि क्रमिकता, ये है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये है। निरंतरता, ये है। ये जो प्रतिवर्ती जो कि आपने पढ़ा था लेटर पिछले प्रैक्टिस सेट में, ये नहीं है, बाद में कुछ नहीं, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है। ये भी 2011 में पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। छोटे बच्चों को जब आप खेल कूद कराते हैं इससे क्या होता है, इससे विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर ये जो पद्धति है ये आधारित है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। इससे विकास, वृद्धि, हर तरह का विकास, सामाजिक विकास आपने इस तरह से पढ़ा हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए, और जो निम्नलिखित में आपका जो क्षेत्र दिया हुआ है इस उद्देश्य का किससे संबंध है। तो एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमता को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो ये है शिक्षा मनोविज्ञान, जिसमें आपने पढ़ा है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आता है और ये किस किस चीज़ में सहायक होता है, जो कि मैंने कल डिटेल में बताया है। आगे है, शिक्षक बाल विज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की बुद्धि और रुचि की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। ये तीनों आपका सही है। शिक्षा बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ये सभी आते हैं कि आप बालक के सारे बैकग्राउंड यानी उनके सारे पृष्ठभूमि को जाने फिर आप शिक्षा दीजिए। अगला है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है किसका, तो आपने पढ़ा था मानव व्यवहार का। शिक्षा मनोविज्ञान मानव व्यवहार का। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में उतने ही पीछे रह जाते हैं। ये कौन सा सिद्धांत बताता है, ये सब आपने सब कल मैंने बता दिया है। परस्पर का सिद्धांत, यानी जितने भी ये सिद्धांत हैं, जितने भी विकास हैं एक दूसरे से अंतः संबंधित हैं, इंटर रिलेशन। विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत, यानी विकास का जो क्रम है बिल्कुल इसमें जिसको कि आप कहेंगे कि क्रमबद्ध होता है। सर का पहले विकास हुआ, हाथ का, फिर पैर का। एकीकरण का सिद्धांत, पहले बच्चे उंगली चलाना सीखते हैं, फिर उंगली हाथ साथ में, फिर हाथ चलाते हैं, उसके बाद उंगली हाथ साथ में चलाना सीखते हैं। विकास की दिशा, यानी कि पहले सिर का, ये विकास की दिशा में आएगा, सिर हाथ पैर का आपका विकास। और विकास क्रम की एक रूपता के अंतर्गत आ गया कि किसी भी जाति का, अगर मनुष्य जाति का कोई बालक है तो उसके विकास के क्रम में एक रूपता होगी। लेकिन अगर ये है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से बच्चा पिछड़ा हुआ है तो उसके संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास भी उतने पीछे रह जाते हैं। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है आपका, मनोविज्ञान सिद्धांत के मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। जो मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी, वो शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है, ये वाला होगा। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में इसी प्रकार की सहायता देते हैं कि जो बालक है वो किस प्रकार का है, वो किस क्षेत्र में डेवलपमेंट उसका जारी है, किस क्षेत्र में उसका डेवलपमेंट रुका हुआ है, उसके अनुसार वो ये तय कर पाते हैं कि इसके शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति कहाँ तक हो सकती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं। देखिए कितना डिटेल में मैंने कल आपको बताया था और इसी तरह के प्रश्न हैं। तो मैंने क्या बताया था, आंतरिक कारक के अंतर्गत आपको हेरिडिटी फैक्टर यानी वंशानुगत कारक, फिजिकल फैक्टर यानी शारीरिक कारक, इंटेलिजेंस यानी बुद्धि, इमोशनल फैक्टर संवेगात्मक कारक, सोशल फैक्टर सोशल नेचर यानी सामाजिक प्रकृति, ये थे आपके इंटरनल फैक्टर यानी कि आंतरिक कारक, और बाह्य कारक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें आपने ये समझा था हेल्थ एंड इन्वायरमेंट ऑफ मदर इन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के दौरान माँ के स्वास्थ्य एवं परिवेश। दूसरा मैंने आपको बताया था इवेंट्स ऑफ लाइफ यानी जीवन की घटनाएं, भौतिक वातावरण फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सामाजिक आर्थिक स्थिति यानी कि सोशल इकोनॉमिक स्टेज। तो ये सभी मैंने आपको कल डिटेल में बताया था। अगर आप ये याद कर लिए होंगे या याद कर लेंगे तो इस तरह के अगर प्रश्न आएंगे तो आप कहीं नहीं रुकेंगे। ये सभी के सभी आपके आंतरिक कारक हैं। अब देखिए प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक हैं। तो ये सभी हैं। एक और कारक इसमें वही है गर्भावस्था के दौरान माँ का जो परिवेश और वातावरण है। तो ये सभी हो गया आपका। निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा, शारीरिक रूप से विकलांग बालक, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक। इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तो सब आप करके आ जाएंगे। और लेकिन इसमें एक और भी दे दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं, लेकिन होगा आपका आर्थिक सामाजिक रूप से संपन्न बालक का विकास अधिक होगा। और बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास यानी कि कोई भी बालक का जो मोटर डेवलपमेंट है यानी कि बालक चल रहा है, एक सही समय पर गुड़क रहा है, एक सही समय पर बैठ रहा है सही समय पर, और उसका भाषाई विकास यानी कि पहले एक शब्द बोल रहा है, फिर धीरे धीरे 2 शब्द 4 शब्द, और इस दोनों विकास का एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। ये आप इस बात को कैसे समझेंगे कि सभी बालक का लगभग जो गत्यात्मक और भाषाई विकास है ये लगभग एक सा ही होता है। तो यही है आपके विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। और विकास क्रम जैसे आए यानी कि किसी एक जाति के अगर गाय के बछड़े होंगे तो गाय जाति के जितने भी बछड़े होंगे वो सभी 4 पैरों वाले ही होंगे। मनुष्य जाति के जितने भी बच्चे होंगे उनके 2 पैर 2 हाथ ही होंगे। इसके अंतर्गत आपका आता है विकास क्रम की एक रूपता का सिद्धांत। अगला है आपका बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। बाल विकास के विभिन्न आयाम यानी बाल विकास के सभी स्टेज, अलग अलग स्टेज, बालक का किस प्रकार का विकास हो रहा है, फिजिकल सोशल, जितना भी मैंने आपको बताया है, मेंटल, तो शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए, तो लगभग ये सभी आवश्यक है। अगर हम समझ लेंगे कि बालक जो है क्लास में पढ़ने से वो चिड़चिड़ा हो जाता है, तो उसको हम एक अच्छा वातावरण देंगे जिससे कि वो अधिक से अधिक सीख पाए। एक शिक्षक का काम यही होता है। आजकल इस तरह के ईमानदार शिक्षक मिलने काफ़ी मुश्किल हो गए हैं, लेकिन अगर इस तरह के शिक्षक मिल जाए तो आप समझ सकते हैं बच्चे का क्या होगा कि बच्चा क्यों परेशान है, बच्चा क्यों रो रहा है। एक छोटा बच्चा जब नया नया स्कूल जाता है वहाँ से भागने की प्रवृत्ति रहती है उसकी, स्कूल में बैठना नहीं चाहता है, पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन अगर शिक्षक उसको समझ ले, आजकल जो किड्स जी वगैरह है वही है, जैसे आप एडमिशन लेने जाइए बच्चे को चॉकलेट दिया जाएगा, हर तरह से उसको कभी क्लास के बीच में उसको डांस सिखाया जाएगा जिससे कि बालक स्कूल की तरफ प्रभावित हो, स्कूल की तरफ अट्रैक्टिव हो। तो ये सब कारण हैं। तो अगला प्रश्न है आपका, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का। ये सब मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है, इसीलिए आगे बढ़ रही हूँ। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो बाल मनोविज्ञान का अध्ययन सबसे महत्वपूर्ण है प्राथमिक शिक्षक के लिए, यानी जो छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं। और बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। औसत से अधिक वृद्धि, औसत आप समझते हैं, अगर आपको 100 नंबर में से 60 नंबर में आप फर्स्ट डिवीज़न कर रहे हैं, 45 नंबर में आप सेकंड डिवीज़न कर रहे हैं, 30 नंबर में आप थर्ड डिवीज़न कर रहे हैं, तो आप अगर 40 लेते आते हैं तो वो लगभग आपका पासिंग मार्क्स औसत हो गया। यानी कि आप तीनों को अगर आप जोड़ देते हैं 60, 45 और 30 कर देते हैं, आपका 135/3 कर दीजिएगा। तीनों का अगर आप औसत निकाल लेते हैं तो इस तरह करके औसत निकालने के बाद आपका जैसे 65 आ गया, या इस तरह से औसत जिसको कहते हैं, यानी कि जितना विकास होना चाहिए अगर औसत से अधिक हो रहा है और हर तरह के विकास हो रहे हैं
तो ये क्या हो गया, ये हो गया परस्पर विकास का परस्पर सिद्धांत का विकास, यानी कि उसके सभी क्षेत्र में परस्पर विकास हो रहे हैं। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? तो हम लोगों ने बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा है? बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, ये सही है। बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक। शिक्षक की आर्थिक प्रगति से यहाँ में मतलब नहीं रहता है, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। शिक्षक से के बारे में यहाँ में समझना ही नहीं है, यहाँ में बच्चों के ऊपर फोकस करना होता है। तो आपका उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है, तो 3 नंबर आपका हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये देखिए कितना इजी प्रश्न है। सामान्य से विशिष्ट की ओर 2 नंबर हो गया आपका। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है, उसके बाद फिर अपने पैरों पर। यह है आपके एकीकरण का सिद्धांत, वो एकीकरण बाद में करता है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? देखिएगा ऊपर वाले प्रश्न को एक बार फिर से। ये हो जाएगा 24 नंबर आपका। देखिएगा विकास की दिशा का सिद्धांत 24 का 3, और ये जो एकीकरण का सिद्धांत है, ये अच्छा हुआ गलत हुआ आप लोग का भी, अब ये भूलेंगे नहीं कि आप लोग सोचेंगे मैंने गलती की है, कौन सा प्रश्न गलती किया था। ये देखिए आप 25 नंबर हो जाएगा आपका एकीकरण का सिद्धांत। इस दोनों चीज़ों में समरूपता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। अगला है आपका विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, इसमें इस तरह के प्रश्न में आपको क्या समझना है कि विकास के कथन के संबंध में 3 ऐसे प्रश्न हैं जो कि सत्य हैं। तो आपको विकास के बारे में आपने पढ़ा है, तो 3 सत्य प्रश्न को ढूंढ लीजिए, जो सत्य नहीं है आंसर वो हो जाएगा। तो विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, जबकि भविष्यवाणी की जा सकती है। और विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, तो ये वाला हो जाएगा आपका आंसर। अगला देखेंगे आप, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। ये कथन किसका? ये ड्रेवर ने ऐसा कहा है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? यानी 3 असत्य है, 1 सत्य है, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है क्योंकि नीचे इसमें दिया हुआ है A, C, B ये सभी। तो विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ये तो सही है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ये भी सही है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों के में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती है, जिस तरह की मनुष्य जाति हो गया, मैंने अभी आपको समझाया है, तो ये हो जाएगा ये सभी। अगला है प्रश्न आपका, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिकता के अनुरूप होता है? तो ये व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत बिल्कुल ईजी है। व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत, अलग अलग बालकों का अलग अलग तरीके से विकास होता है और बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके किसके बारे में शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए। बालक के व्यक्तित्व का हम सर्वांगीण विकास चाहते हैं तो हम उसके मित्र और ज्ञान कक्षा के साथियों से नहीं बल्कि उसके व्यवहार के बारे में शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। और आखिरी प्रश्न आपका है कि बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त किस परिस्थितियों का? तो ये आप देखेंगे शिक्षण अधिगम परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है अगर बाल विकास के सिद्धांत के बारे में अध्यापक को जानकारी हो, तो जिससे बालक का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आपका सारा विकास आ जाएगा, फिजिकल, मेंटल, सोशल, सारा विकास आ जाएगा। तो ये आपके 31 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। जिन्होंने पिछला क्लास देख लिया है उनके लिए तो उन्होंने सोचिए कि बहुत बड़ा टॉपिक कवर कर लिया। जिन्होंने पिछला नहीं देखा है, पहली बार इसी वीडियो पर क्लिक किया है, पहले वो पीछे देख लीजिए, आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, बताइएगा 31 में आपका कितना सही हुआ। बने रहिए इस चैनल पे। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।